So very good morning to all of you. Today we will be starting a new unit, dual nature of matter and radiation. In this unit, we will read the following terms: photons, photoelectric effect, experimental setup to study photoelectric effect, effect of intensity, frequency, potential of photoelectric current, graphical representation of variation of photoelectric current, laws of photoelectric effect, Einstein photoelectric equation, verification of laws of photoelectric effect based on Einstein photoelectric equation, application of photoelectric effect, matter waves and de Broglie wavelength. For 2020 and 21 एक्सपेरिमेंट था डेविएशन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट पहले सिलेबस में था, लेकिन फॉर 2020 एंड 21 दिस एक्सपेरिमेंट या दिस टॉपिक इज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द सिलेबस। तो ये रिमूव हो गया सिलेबस से। तो स्टार्ट करते हैं। तो ड्यूल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर या मैटर रेडिएशन एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड व्हाट आर फोटोन्स, क्योंकि जब हम रेडिएशन की बात करते हैं, लाइट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमें उसका बेस फोटोन्स के बारे में पढ़ना होगा। जैसे जब हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं तो हम वहाँ पे चार्ज के बारे में बात करते हैं, बिकॉज चार्ज अगर फ्लो होगा तो ही करंट बनेगा। सिमिलरली फोटोन्स के बारे में बात करनी पड़ेगी जब हम लाइट के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट आर फोटोन्स? दीज आर पैकेट्स ऑफ लाइट एनर्जी which always travels in a straight line in vacuum with velocity of light 3 into 10 to the power 8 meter per second. Now properties of photons. First of all, energy of a photon का फॉर्मूला क्या है? E is equal to NH nu. अब अगर दो फोटोन्स है तो n की वैल्यू 2 हो जाएगी। n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इंटीजर 1 2 3 4। सो बेसिक जो फॉर्मूला है वो है E is equal to H nu। ठीक है। और आपने पढ़ा भी है कि व्हेन अ रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन इट्स फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, बिकॉज फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी तो एनर्जी भी सेम रहेगी, और अगर एनर्जी सेम रहेगी तभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड होगा। ठीक है। तो एन की वैल्यू कोई भी इंटीजर 1 2 3 4। एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू हमें लर्न करनी है। वैसे जब एग्जाम होगा तो एग्जाम में ये वैल्यू दी होती है, बट आपको फिर लर्न करना है। न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन, न्यू का फॉर्मूला c अपॉन लैम्डा 3 इंटू 10 टू पावर 8 अपॉन लैम्डा। तो अगर हम इसे पुट कर दें यहाँ न्यू की वैल्यू में तो E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। ओके। अच्छा, एक और बात, जो एनर्जी है अब हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी पड़ेगी। ज़्यादातर एनर्जी हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी पड़ेगी। एवरी फोटोन ऑलवेज ट्रेवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। Okay, every photon travels in a straight line in vacuum. Frequency of a photon always remains same even after changing the medium. Frequency कभी change नहीं होती, because frequency change होगी तो energy भी change हो जाएगी। We know that energy of photon is given by E is equal to h nu, as nu of photon remains unchanged after changing the medium. Energy of photon also remains same. Okay. अब मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन एमिशन। अब इलेक्ट्रॉन को अगर निकालना, एमिशन का मतलब निकालना, तो मेथड्स क्या क्या है उसके? सबसे पहले थर्मो आयनिक एमिशन, कोल्ड कैथोड। थर्म स्टैंड्स फॉर हीट। इन दिस मेथड मेटल इज हीटेड, इसमें हम हीट प्रोवाइड करते हैं मेटल को एट सुटेबल टेम्परेचर। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल एक्वायर्ड सुटेबल एनर्जी एंड जंप आउटसाइड द शेल। ओके, इसमें हम डायरेक्टली हीट करते हैं थर्मो आयनिक एमिशन में। इसमें हमारे पास हीट का लॉस बहुत ज्यादा होता है। कोल्ड कैथोड एमिशन, in this method metal plate is connected with a variable potential source. We know that H is equal to V square upon R into T। ठीक है। तो यहाँ पर भी बेसिकली हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, बट हम डायरेक्टली उसे हीट नहीं कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल पोटेंशियल सोर्स लगा देंगे, जिसकी हम पोटेंशियल को जैसे से बढ़ाएंगे हीट भी बढ़ता जाएगा ड्यू टू दिस फॉर्मूला H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। ओके, यहाँ से क्लियर हो रहा है। So if resistance and time is constant, as potential V is increasing, heat also gets increased. Electrons acquire suitable energy and eject out from the metal plate. Secondary electron emission, ये आपने बिलियर्ड्स गेम देखी होगी, बिलियर्ड्स या स्नूकर। उसमें व्हाइट बॉल होती है, आपको सिर्फ व्हाइट बॉल को मारना है और दूसरी बॉल को कोर्ट में गिराना है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही है। In this method, an electron having energy greater than electron to be ejected is incident. इसमें हम क्या करते हैं,
हम एक दूसरा इलेक्ट्रॉन लेंगे जिसकी एनर्जी जिस इलेक्ट्रॉन को हमें निकालना है उससे ज्यादा हो, तो हम उससे टकराएंगे। तो टकराने से क्या हो जाएगा, इसमें वो जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, वो उस इलेक्ट्रॉन से टकराएगा जिसको हमने बाहर निकालना है और अपनी एनर्जी को उसको पास कर देगा। ठीक है, इस व्हाइट बॉल को हम हिट करते हैं और वो व्हाइट बॉल जाकर जो दूसरी बॉल होती है, कलर्ड बॉल्स होती है, उसको जाकर टकराती है। फिर व्हाइट बॉल उस कलर्ड बॉल की जगह ले लेती है और वो जो कलर्ड बॉल है वो उस एनर्जी से मूव करती है। ये हमने 11th में पढ़ा हुआ है कोलिजन वाले चैप्टर में। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है सेकेंडरी इलेक्ट्रॉन एमिशन में, कि वो जो इलेक्ट्रॉन जिसकी एनर्जी ज्यादा थी वो जाके टकराएगा और फिर अपनी एनर्जी को पास कर देगा इस इलेक्ट्रॉन पे जिसको हमें निकालना है, और वो फिर उस एनर्जी से बाहर निकल सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मेन टॉपिक। ये समझ लिया तो आधा हमारा यहीं पर चैप्टर खत्म हो जाएगा। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन, जब हम किसी भी रे को इंसिडेंट करवाते हैं किसी भी सरफेस पे। अब एक और बात, हर सरफेस का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। वर्क फंक्शन का मतलब है इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो हर सरफेस का अपना अलग अलग वर्क फंक्शन होता है। इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर मोस्ट शेल। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। देखो फोटो वर्ड का मतलब ही है फोटोन्स, लाइट, इलेक्ट्रिक एमिशन। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पड़ा है इसकी आउटर मोस्ट सरफेस पे, ठीक है, ओके। तो उसका जो वर्क फंक्शन है एच न्यू नॉट है। तो हम यहाँ पे एक फोटोन को इंसिडेंट कराएंगे, ठीक है, और फिर जब फोटोन को जब इंसिडेंट करवाएंगे तो उससे जाकर टकराएगा, टकराने से वो अपनी एनर्जी को इसको पास ऑन कर देगा और फिर इस इलेक्ट्रॉन में इतनी एनर्जी आ जाएगी कि वो इस सरफेस को लीव कर पाएगा। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन, ओके। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन व्हेन अ फोटोन ऑफ सुटेबल एनर्जी, यहाँ पर जो वर्ड आया था ना सुटेबल एनर्जी, सुटेबल एनर्जी का मतलब वही कि ये नहीं कोई भी फोटोन ले लेंगे, उसकी एनर्जी इतनी होनी चाहिए कि इट कैन प्रोवाइड sufficient energy to the electron so that it can eject out from the surface and also can have some kinetic energy। तो यहाँ पर हो क्या रहा है, हम यहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं एच न्यू, और यहाँ पे दो काम हो रहे हैं। एक तो उसको सरफेस से निकालने के लिए एच न्यू नॉट भी काम हो रहा है, प्लस ये नहीं कि सिर्फ सरफेस से निकल जाए, उसके बाद भी वो ट्रेवल करता रहे तो हाफ mv स्क्वायर की काइनेटिक एनर्जी भी हो। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन when a photon of suitable energy is incident on a metal plate, energy of incident photon is utilized in two ways। दो ways में utilize होती है, one to provide work function and other to provide kinetic energy to the photoelectron। तो जो हम इंसिडेंट फोटोन जो हम डाल रहे हैं उसकी एनर्जी दो तरीके से यूज होती है, एक तो वर्क फंक्शन प्रोवाइड करने के लिए और दूसरा काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए। तो एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एच न्यू इज इक्वल टू, दो काम हो रहे हैं उससे, वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो एच न्यू इज इक्वल टू एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से इक्वेशन आ गई एच न्यू माइनस न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर, ओके ओके। सो दिस इक्वेशन इज नोन एज आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, ओके। अच्छा, इसका एक और फॉर्म भी हो सकता है, अब हमें पता है न्यू का फॉर्मूला क्या होता है, सी अपॉन लैम्डा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एच सी 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा नॉट इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ओके। अब यहाँ पे वर्क फंक्शन क्या होता है, इट इज द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल सरफेस, ओके। थ्रेशोल्ड एनर्जी भी बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इट इज डिफाइंड एज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, ओके। आपको पता है कि जो एक फोटोन की एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी डिपेंड करती है। तो लॉज ऑफ फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन, हमने इक्वेशन निकाल ली, आइंस्टाइन इक्वेशन या आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। फ्रॉम हियर इट इज क्लियर दैट काइनेटिक एनर्जी ऑफ एमिटेड इलेक्ट्रॉन इज लीनियरली डिपेंडिंग अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से प्रूफ हो रहा है कि जो काइनेटिक एनर्जी है एमिटेड इलेक्ट्रॉन की किस पे डिपेंड करती है, जो हम फ्रीक्वेंसी डालते हैं, इंसिडेंट करवाते हैं फोटोन की, ठीक है। तो लास्ट में सबसे पहले इफ न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट,
तो हाफ एम वी स्क्वायर इज पॉजिटिव बिकॉज एच न्यू विल बी ग्रेटर देन एच न्यू नॉट। तो हमारे पास जो टर्म आएगी पॉजिटिव आएगी। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल इफ न्यू इज इक्वल टू न्यू नॉट हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन इज पॉसिबल हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। वो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा लेकिन उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। ठीक है, इफ न्यू इज लेस देन न्यू नॉट तो हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू नेगेटिव, और नेगेटिव आएगा तो नो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस। ठीक है, अब कहने की बात यह है बेसिकली कि एक ही कंडीशन पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन टेक्स प्लेस कर सकता है, क्योंकि इस वाले केस में भी आपके पास काइनेटिक एनर्जी तो 0 है उसकी, वो बाहर निकल भी जाएगा तो कोई फायदा नहीं उसका ना। तो काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो सिर्फ एक केस में पॉसिबल है जब न्यू इज ग्रेटर देन न्यू नॉट। ओके, फोर्थ, इट इज अ सरफेस फिनोमिनन दैट इज फोटॉन्स कैन इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन्स ओनली फ्रॉम द मेटल सरफेस। अब आपको पता है जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट इन द न्यूक्लियस, तो ये सरफेस फिनोमिनन है। It is an instantaneous process that is time taken to eject the electron and incidence of photon is very small. Instantaneous process है 10⁻⁻⁹ सेकेंड, नैनोसेकेंड में होने वाली प्रोसेस है। A variation of kinetic energy of emitted electron with frequency, ये ग्राफ है हमारे पास। ओके, तो ये न्यू और हाफ जो हमारी इक्वेशन बनाई है उससे हमने ग्राफ बनाया। अब यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है फ्रॉम ग्राफ इट इज क्लियर that kinetic energy is linearly depending upon frequency of incident photon। ठीक है, अभी हमें प्रूफ करके दिखाया जब न्यू की वैल्यू न्यू नॉट से ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव, जब इक्वल होगी तो 0 होगी काइनेटिक एनर्जी, और जब लेस होगी तो नेगेटिव होगी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन इक्वेशन हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। तो अगर हम इसे कंपेयर करें इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन दैट इज y इज इक्वल टू mx प्लस c, हियर इट इज क्लियर दैट स्लोप ऑफ ग्राफ, यहाँ पर m का काम कौन कर रहा है, x के अलोंग क्या है फ्रीक्वेंसी है, तो m का काम कौन कर रहा है, h कर रहा है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वो h देगा हमें, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू देगा। स्लोप्स गिव्स अस वैल्यू ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट। ओके, इंटरसेप्ट c गिव्स अस द वैल्यू ऑफ थ्रेशोल्ड एनर्जी। देखो यहाँ पे इंटरसेप्ट जो c है वो किसके इक्वल है, c इज इक्वल टू माइनस एच न्यू नॉट। ये क्या है, वर्क फंक्शन। ओके, थ्रेशोल्ड एनर्जी या वर्क फंक्शन। ओके, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके, तो यहाँ पर ये डिवाइस बनाया हुआ है, ये हमारे पास मेन ग्लास ट्यूब है, ग्लास की ट्यूब है, ग्लास या क्वार्ट्ज की ट्यूब है। ठीक है, क्यों, ये साइड ग्लास ट्यूब है। यहाँ पर ये जो S है, S इज द सोर्स ऑफ लाइट, जिससे अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की फोटॉन्स निकल रहे हैं। ओके, W यहाँ पे विंडो है। ये विंडो का काम क्या है, सबसे मेन काम इस विंडो का ये, इट इनेबल्स ओनली द फोटॉन्स ऑफ सुटेबल एनर्जी। सुटेबल एनर्जी स्पेशली वही एच न्यू हुज एनर्जी इज ग्रेटर देन वर्क फंक्शन। ये जो विंडो है ये सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को अंदर आने देगी जिन फोटॉन्स की एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। ओके, ये क्वार्ट्ज की विंडो होती है। C यहाँ पे कैथोड है, A यहाँ पे एनोड है, और फिर जब यहाँ पर आएगा टकराएगा तो यहाँ से क्या इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे कैथोड से, और वो किस तरफ जाएंगे, एनोड की तरफ जाएंगे। एंड यू नो दैट कि व्हेन अ चार्ज फ्लोज करंट इज प्रोड्यूस्ड। ये मिली एम्पियर मीटर, ये मिली वोल्ट मीटर, ये यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है, और ये वेरिएबल रेजिस्टेंस। ओके, और तो इसकी वजह से यहाँ पर एक करंट बनेगा, और जो करंट बनेगा उसे हम क्या बोलते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। बोथ P and Q आर इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब्स। इवैक्यूएटेड वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। व्हेन लाइट फ्रॉम सोर्स इज इंसिडेंट ऑन द कैथोड C, इलेक्ट्रॉन एमिशन टेक्स प्लेस फ्रॉम मेटल सरफेस। These photoelectrons gets collected on the anode, potential difference set up between C and A। वो क्या रहा है कि यहाँ पे सोर्स से अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट फोटॉन्स निकलेंगे। ये W की वजह से सिर्फ वही फोटॉन्स अंदर जा पाएंगे जिनकी एनर्जी वर्क फंक्शन से ज्यादा होगी। तो जब ये अंदर जाएंगे तो इससे टकराएंगे, और टकराने के बाद वो एनोड की तरफ भागेंगे। ओके,
These photo electrons gets collected, और फिर जब ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कलेक्ट हो जाएंगे एनोड पे, तो उसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो जाएगा सी और ए में, और आपको पता है जहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया वहाँ पर ड्यू टू दिस करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट. दिस करंट इज नोन एज photoelectric current which is measured by milliampere meter. The potential difference setup is known as photoelectric EMF. This effect is known as photoelectric effect. A time reaches, अब इसमें क्या होता है, एक टाइम आ जाता है when there is no flow of electron. शुरुआत में तो फ्लो तेज होता है लेकिन बाद में फ्लो कम हो जाता है. That negative potential of anode at which photoelectric current becomes zero is known as stopping potential. Is known as stopping potential or cutoff potential W naught. अब हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विद फ्रीक्वेंसी. अब हम ग्राफ बनाएंगे तो बेसिकली बिल्कुल सेम ग्राफ बनेगा यहाँ पर. अब हम कैसे बना रहे हैं, वी नो दैट वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इनटू पोटेंशियल. तो वर्क डन इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, और हमें पता है वर्क डन किसके इक्वल होता है, हाफ mv स्क्वायर. तो अगर हम यहाँ पे इक्वेशन लिखे अपनी वही वाली H आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन न्यू माइनस न्यू नॉट, तो वी कैन राइट दिस आल्सो E इंटू वी नॉट. ठीक है, तो बिल्कुल सेम, बस काइनेटिक एनर्जी की जगह यहाँ पर क्या आ गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल आ गया. ओके, इंपॉर्टेंट टर्म है, दैट इज व्हाई इट इज अंडरलाइन. According to Einstein equation, h nu minus h nu naught is equal to half mv square. Putting equation 1 and 2, h nu minus h nu naught is equal to e v naught. h nu minus, तो यहाँ पे e v naught के इक्वल आ जाएगा. सेम कंडीशंस, अगर न्यू नॉट के इक्वल हो गया तो जीरो, और अगर लेस हो गया तो नेगेटिव, और अगर ग्रेटर हो गया तो पॉजिटिव. ओके, तो यहाँ से हमारे पास अब जो ग्राफ आया है उसका अगर हम स्लोप निकालेंगे तो h अपॉन e बनेगा, प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन चार्ज, और इंटरसेप्ट बनेगा c इज इक्वल टू माइनस h नॉट न्यू नॉट अपॉन e. ओके, फ्रॉम द अबव डिस्कशन इट इज क्लियर दैट बाय चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी following factors also changes: stopping potential, kinetic energy, maximum velocity. Also frequency changes by changing the nature of source of light. तो ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट, बिकॉज अब इसमें हम ग्राफ बनाएंगे और उन ग्राफ्स पे क्वेश्चन बहुत बार आता है. ओके, ध्यान से देखेंगे आप. वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद इंटेंसिटी. तो अगर हम डायरेक्ट रिलेशन देखें तो जो करंट है इंटेंसिटी पे बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. ओके, एज इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट फोटो इलेक्ट्रिक करंट रेडिएशन चेंजेस, फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस लिनियरली. तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. इट इज इंपॉर्टेंट. नोट फर्स्ट, as distance between source of light and photocell reduces, intensity of light increases. Intensity of light क्या हो जाती है, बढ़ जाती है. By changing the intensity of light, only photoelectric current changes. Only photoelectric current changes. It should be kept in mind. By changing the frequency, there is no effect on photoelectric current. ठीक है, अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर दें तो फोटोइलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, और अगर हम इंटेंसिटी को चेंज कर दें तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट दो पॉइंट है. इन दो पॉइंट से आपको थ्योरी ज्यादा अच्छे समझ में आ सकती है. तो अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें, फ्रीक्वेंसी को चेंज करने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलेगा. तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल आपस में रिलेटिव है, तो इन दोनों में रिलेशन बनता है. बट जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी है, इन दोनों में रिलेशन बनता है, और फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इनके पेयर बना सकते हैं आप याद रखने के लिए कि अगर इंटेंसिटी चेंज होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंज होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज होगा. ओके, a source of light is placed at 100 cm from a photosensitive surface. Now it is moved 75 cm towards the surface. What is the effect on stopping potential? अभी हम जैसे कि हम पढ़ पाए हैं कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करें तो सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी, इन तीनों पे इफेक्ट पड़ता है. फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. लेकिन अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करें तो सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे इफेक्ट पड़ेगा, मतलब वो चेंज होगा, और स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी चेंज नहीं होगी. ओके, ये दो पॉइंट है
जिसपे क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से कर पाओगे। 2 पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है। तो अब वो यही बोल रहा है कि एक सोर्स ऑफ लाइट है जो कि 100 सेंटीमीटर पे था, अब हम उसको पास लेके आ रहे हैं 75 सेंटीमीटर पे, तो क्या इफेक्ट पड़ेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल पे, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे, फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे। अब आपको पता है कि जब वो सोर्स पास आ रहा है तो जब पास आने से क्या होगा, उसकी इंटेंसिटी बढ़ जाएगी। अब आपको पता है इन तीनों में से इंटेंसिटी बढ़ने या घटने का इफेक्ट किस पे पड़ेगा, सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे पड़ेगा, बिकॉज इंटेंसिटी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ओनली एंड ओनली फोटो इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस। अब अगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी चेंज होती तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पे फर्क पड़ता, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे फर्क पड़ता, लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब यहाँ पे देखो अब क्या कर रहे हैं, अब वो फ्रीक्वेंसी को चेंज कर रहे हैं। A monochromatic red light is incident on a photosensitive surface. Now it is replaced by monochromatic blue light. What is the effect on photoelectric current, stopping potential, kinetic energy, maximum velocity? Of course, red light को incident कर रहे हैं, is replaced by monochromatic blue light. अब red light की जो frequency है, वो क्या है, कम है ब्लू लाइट से, बिकॉज रेड लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, ठीक है। We know that frequency of blue light is greater than red light. तो अब फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है तो इन चारों में से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी जो तीनों टर्म्स है वो चेंज हो जाएगी। और ऑफ कोर्स यहाँ पे रेड से ब्लू जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम वेलोसिटी तीनों इंक्रीज करेंगे विद इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी, बट देयर इज नो इफेक्ट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ओके, वेरिएशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट विद पोटेंशियल, ये ग्राफ्स हैं, ये ग्राफ से देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 अलग अलग रेडिएशन फोटोन्स हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, ठीक है। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल है VO3, VO2, VO1, इनके स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो फ्रीक्वेंसी अलग अलग है, इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग है, लेकिन देखो करंट सेम है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी चेंज होने से फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं होता। अब दूसरा देखते हैं कि इंटेंसिटी चेंज हो रही है लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम है। पहले वाले केस में क्या था, फ्रीक्वेंसी सेम अलग अलग थी, इंटेंसिटी सेम है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज होने से सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग होगा, लेकिन जो उसका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है उसमें कोई इफेक्ट नहीं होगा, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज चेंजिंग, स्टॉपिंग पोटेंशियल आल्सो चेंजेस, बट इसे बोलते हैं सैचुरेशन करंट यहाँ पर ना। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सैचुरेशन करंट, ठीक है। बट अब अगला केस है, अब इंटेंसिटी चेंज हो रही है, फ्रीक्वेंसी सेम है, तो आपको पता है जब इंटेंसिटी चेंज होगी तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी चेंज होगा, बिकॉज वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन इंटेंसिटी चेंज होने से स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तीनों के लिए कॉमन है, ठीक है। और इंटेंसिटी अलग अलग होने की वजह से फोटो इलेक्ट्रिक करंट अलग अलग है। ओके, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, अब इसमें क्या कहा गया था, अकॉर्डिंग टू दिस हाइपोथेसिस एवरी पार्टिकल विच हैज ऑलवेज एग्जिबिट वेव लाइक कैरेक्टर इज गिवन बाय लैम्डा इज इक्वल टू h nu इज इक्वल टू h by p लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला है। ओके, ही यूजेस फॉलोइंग इक्वेशन टू प्रूव द हाइपोथेसिस, उसने इस इक्वेशन को यूज किया। अब हमें पता है प्लैंक्स इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू h nu इज इक्वल टू hc अपॉन लैम्डा, और आइंस्टाइन की इक्वेशन क्या है, E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दोनों एनर्जी की कंडीशंस हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो राइट हैंड साइड भी बराबर हो जाएगी, तो यहाँ से उसने कंडीशन निकाल दी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। अब ऑफ कोर्स अगर बहुत हल्के ऑब्जेक्ट्स है, लाइटर ऑब्जेक्ट्स है, तो वेलोसिटी ऑफ लाइट के साथ मूव कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भारी ऑब्जेक्ट है, अगर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं तो h इज इक्वल टू mc सही इक्वेशन, लेकिन अगर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स देखें h इज इक्वल टू mv ही सही इक्वेशन है। इन टर्म्स ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल, वर्क डन चार्ज इनटू पोटेंशियल होता है, तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू वी नॉट, mv स्क्वायर इज इक्वल टू 2 क्यू वी नॉट मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय m, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे हमने mv की वैल्यू निकाल ली, और हमें पता है इक्वेशन क्या है हमारे पास, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv,
तो रिप्लेस कर देंगे mv की जगह, ये इक्वेशन को रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, ठीक है। इंपॉर्टेंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, दिस इज द इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। और फिर जब आप ये सारी की सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कई बार क्वेश्चन में आ जाता है, आगे हम जो क्वेश्चन करेंगे, जब आप ये सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, बिकॉज आपको h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है इलेक्ट्रॉन के केस में, चार्ज की वैल्यू पता है, इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज होता है, v नॉट नहीं पता, तो लैम्डा इज इक्वल टू 12.27 अपॉन रूट वी नॉट आंगस्टन, आंगस्टन में आएगा। तो यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट वी नॉट, ओके। अब वो बोल रहा है इफ एनोड पोटेंशियल इज 100 वोल्ट कैलकुलेट द डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो वी नॉट की जगह 100 पुट कर देंगे, 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है 10, तो 1.227 आंगस्टन। इनिशियली पोटेंशियल अप्लाइड इज V वोल्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस पोटेंशियल चेंजेस टू 4V। तो पहले V था, फिर बाद में चेंज होकर 4V हो गया, तो जब लैम्डा 1 आया वो 12.27 आंगस्टन अपॉन रूट V, और लैम्डा 2 12.27 अपॉन रूट 4V, तो इज इक्वल टू 12.27 अपॉन 2 रूट V, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो जो पहली जो वेवलेंथ आई थी वो ट्वाइस थी जो बाद में आई चेंज करने के बाद। हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन, हर्ट्ज एंड लेनार्ड्स ऑब्जर्वेशन। अब देखो इसने सिंपल सी बात बोली कि अगर एल्कली मेटल्स पे विजिबल लाइट हम इंसिडेंट करवाएंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन होगा, एल्कली मेटल्स पे यूवी से नहीं होगा, ओके, समझ आ गई। एल्कली मेटल्स पे विजिबल लाइट से अगर आप इंसिडेंट कराओगे तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, और एल्कली मेटल्स के अलावा और कोई भी अगर कैटेगरी के मेटल्स हैं तो उन पे यूवी लाइट डालनी पड़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा। तो क्लियर ये बात, सिंपल सी बात ये है कि अगर हम एल्कली मेटल्स पे फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन कराना चाहते हैं तो हमें विजिबल लाइट उसमें डालनी पड़ेगी, विजिबल लाइट को इंसिडेंट करना पड़ेगा, और अगर हम एल्कली मेटल्स के अलावा किसी भी और मेटल्स पे से हम फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन करवाना चाहते हैं तो हमें यूवी लाइट गिरनी पड़ेगी, उस पे यूवी लाइट इंसिडेंट करनी पड़ेगी, ओके। फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट मैक्सिमम इज द फ्रीक्वेंसी, easier will be the photoelectric emission, because you know that according to equation h nu minus nu naught is equal to half mv square। तो आपको पता है कि अगर न्यू नोट से बड़ा होगा तभी फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो पाएगा, ओके। इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। रेड लाइट however bright cannot cause photoelectric emission from a clean zinc surface but weak UV radiation can cause photoelectric emission, explain how। अब आपको पता है कि जो यूवी लाइट है, यूवी रेडिएशन है, उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ज्यादा है रेड लाइट से, विजिबल लाइट से ज्यादा है, तो इसीलिए इसमें, और हमने पढ़ी गया फ्रॉम हियर वी कंक्लूड दैट मैक्सिमम इज द फ्रीक्वेंसी इजियर विल बी द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन। तो अब फ्रीक्वेंसी बढ़ गई तो आसानी से फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन हो जाएगा, ओके। सो एनिमेशन में देखते हैं इसको, एनिमेशन से देख सकते हैं कैसे हम करेंगे इसको। तो ये हमारे टॉपिक्स थे। अगेन आई एम स्टेटिंग दैट ये टॉपिक आपके सिलेबस से इस बार के लिए कट गया है, डिवीजन जर्नल एक्सपेरिमेंट, ओके। तो फोटोन क्या होते हैं? पैकेट ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड अ फोटोन। एनर्जी का फॉर्मूला, प्रॉपर्टीज, ये प्रॉपर्टीज नोट कर सकते हैं। इट हैज जीरो रेस्ट मास, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट, ओके। काइनेटिक मास ऑफ फोटोन, ये वैल्यू है। मोमेंटम ऑफ फोटोन की भी वैल्यू, ये दो इक्वेशंस इंपॉर्टेंट, ओके। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन, फोटोन की फ्रीक्वेंसी डिपेंड करती है। वेवलेंथ ऑफ फोटोन चेंजेस इन डिफरेंट मीडिया। Photons are electrical neutral. Photons electrically neutral होते हैं. Photons may show diffraction under given conditions. Photons are not deviated by magnetic and electric fields. Photoelectric effect, the phenomenon of emission of electrons from mainly metal surfaces exposed to light energy, X-rays, gamma rays, UV rays, visible light is known as photoelectric effect. The electrons emitted by this effect are called photoelectrons. The current constituted by photoelectrons is known as photoelectric current. Known metals also show photoelectric effect. Liquids and gases also show this effect, but to limited extent. तो इसीलिए हमने जो अपनी जो एक्सपेरिमेंटल थ्योरी है वो भी हमने मेटल्स तक ही कंसीडर की है, ओके। कर सकते हैं दूसरे मेटल्स भी, बट वो एक लिमिटेड एक्सटेंट तक होता है,
जैसे मेटल है, दोबारा देख लेते हैं, ये मेटल है, मेटल सरफेस है, इसके अंदर ये दो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पड़े, ओके। तो हमने क्या किया, फोटॉन्स को इंसिडेंट करवा दिया, यूवी लाइट को इंसिडेंट कराया, तो ये बाहर निकले, तो ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स बन गए। अब ये मेटल्स थे, ठीक है, यहाँ देखो, अगर अल्कली मेटल्स के अलावा और कोई भी अल्कली मेटल्स के अलावा कोई भी मेटल है तो उस पर विजिबल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन अल्कली मेटल्स पे आप मेटल्स अगर अदर देन अल्कली मेटल्स हैं तो आपको वहां पे यूवी लाइट देनी पड़ेगी। लेकिन अगर अल्कली मेटल्स है तो उसमें विजिबल लाइट से हो जाएगा। देखो अल्कली मेटल्स विजिबल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये लेनार्ड्स एंड हाल्च की ऑब्जर्वेशन भी थी कि अल्कली मेटल्स पर विजिबल लाइट से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो सकता है, लेकिन अगर अल्कली मेटल्स के अलावा और कोई भी मेटल्स हैं तो उनमें यूवी लाइट से ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो पाएगा। और इसमें हम बताया भी था हमने कि जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी उतना ही आसान होगा फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये देखो यहाँ पर एक इवैक्यूएटेड ग्लास ट्यूब है, ये डब्ल्यू विंडो है, यहाँ पर ये विंडो का मेन काम है, ये सिर्फ उन्हीं फोटॉन्स को अंदर आने देगी जिनकी एनर्जी इतनी होगी कि वो इस कैथोड से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवा सके। कैथोड एनोड एक्सपेरिमेंटल सेटअप, देखो यहाँ पर यूवी लाइट आई तो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, देखो, ठीक है। Glass transmits only visible light and infrared lights but not UV light. Quartz transmits UV light. Okay? तो इसीलिए जो विंडो है वो क्वार्ट्स की बनी हुई है। When light of suitable frequency falls, ये हमारे पास हम पढ़ लिया, इंटेंसिटी और फोटो इलेक्ट्रिक करंट में क्या रिलेशनशिप है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ये हमने पढ़ लिया हमने। सिंपली सी बात ये कि जो इंटेंसिटी है वो सिर्फ और सिर्फ फोटो इलेक्ट्रिक करंट को इफेक्ट करेगी। इंटेंसिटी को चेंज करने से स्टॉपिंग पोटेंशियल, मैक्सिमम वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप फ्रीक्वेंसी को चेंज करते हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल भी चेंज होगा, काइनेटिक एनर्जी भी चेंज होगी और मैक्सिमम वेलोसिटी भी चेंज होगी, बट फोटो इलेक्ट्रिक करंट में कोई चेंज नहीं आएगा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ग्राफ से देख चुके हैं। देखो इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी, ये दो आपके पास फोटॉन्स है, इनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है। फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो उनके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी अलग अलग होंगे, लेकिन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं, तो सैचुरेशन करंट आ जाएगा। यहाँ पे लिखा भी है हाइयर द फ्रीक्वेंसी हाइयर द स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एक तरह से, और इंटेंसिटी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लाज हमने पढ़ ली है। आइंस्टाइन की फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है कि जो भी हम फोटोन को इंसिडेंट कराते हैं उसकी जो एनर्जी है दो तरीके से यूज होती है, ठीक है, टू वेज। एक पार्ट वर्क फंक्शन के लिए और एक पार्ट मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी के लिए। फोटोन घेर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये इक्वेशन है। तो ये प्रूव भी कर रहा है कि अगर न्यू लेस देन न्यू नॉट होगा तो ये तो फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अब एप्लीकेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बहुत सारी हैं। ऑटोमेटिक फायर अलार्म, ऑटोमेटिक बर्गलर अलार्म, स्कैनर्स, टेलीविजन ट्रांसमिशन, रिप्रोडक्शन ऑफ साउंड इन सिनेमा, फिल्म, पेपर इंडस्ट्री, ब्यूटी मीटर, ओके, ये सब चीजें हैं इसकी एप्लीकेशन से। अच्छा, ड्यूल नेचर जो हम बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है। वेव थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एक्सप्लेन द फिनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। जो वेव थ्योरी है उसने किसको एक्सप्लेन किया, इंटरफेरेंस को, डायफ्रैक्शन को और पोलराइजेशन को। On the other hand, quantum theory of electromagnetic radiation successfully explains photoelectric effect, Compton effect, black body radiation, and X-ray spectra, etc. Thus, radiations have dual nature, that is wave and particle nature. Okay. Louis de Broglie suggested that the particles like electrons, protons, neutrons, etc. have also dual nature. That is, they also have particle as well as wave nature. तो जो डी ब्रो है
उसने सजेस्ट किया कि जो वेव का तो है ही, रेडिएशंस का तो ड्यूल नेचर है ही, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन, इनका भी ड्यूल नेचर ही है, ठीक है। In no experiment, matter exists both as particle as and as a wave simultaneously. It is either the one or the other aspect. That is, the two aspects are complementary to each other. That is why it is named as de Broglie hypothesis. Hypothesis बोलते हैं इसको. His relation was based on the nature love symmetry. Symmetry की मतलब अगर एक पॉजिटिव इफेक्ट है तो एक नेगेटिव इफेक्ट भी होगा. तो सिमिलरली वेव नेचर और पार्टिकल नेचर साथ साथ चलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. The universe is made up of particles and radiation. Both entities must be symmetrical. Particles radiation से मिलकर बनी और दोनों symmetrical होने चाहिए. अब de Broglie wave. According to de Broglie, a moving material can be associated with a wave. एक moving material को हम associate कर सकते हैं with a wave से. A wave can guide the motion of the particle. अब एक्सप्रेशन निकालेंगे तो E is equal to h nu is equal to h c upon lambda, E is equal to mc square. So lambda is equal to h upon mc, and this is our de Broglie wave. Conclusion. Matter waves, important topic. Matter waves are probability waves, amplitude of which gives the probability of existence of the particle at that point. Okay. De Broglie wavelength is independent of the charge. Okay. If the particle is at rest, then the de Broglie wavelength is infinite. Such a wave cannot be visualized. Okay. So that's it. So thank you all.